जी आगे पढ़े जी। रोमा हर्ब्स पेज नंबर 272 क्वेश्चन नंबर 1 ही है। अरोमा हर्ब्स डील्स इन ये थे मसला फिगर्स चल आजा फिर सॉल्व करते हैं। कोई नहीं जीरो गलत हो जाता है। क्वेश्चन चैलेंजिंग आ गया सर, लेकिन आपके लेवल से ऊपर नहीं है। अरोमा हर्ब्स लिमिटेड, अरोमा हर्ब्स डील्स इन हर्बल टी। टी इज इंपोर्टेड ऑन 6 मंथली बेसिस। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं, लीड टाइम 6 महीने, 6 महीने बाद खरीदते हैं, 2 दफा शायद साल में खरीदते हैं। 6 महीने लगते हैं या 6 महीने बाद खरीदते हैं? 6 मंथली बेसिस, 6 महीने बाद 2 दफा खरीदते हैं शायद साल में। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन EOQ model. In this respect, following information has been gathered. Annual sale of tea. क्या खरीदते हैं हम? कहां से खरीदते हैं? कहीं बाहर से खरीदते हैं? टी खरीदते हैं? वो तो कहता है टी बेचते हैं। इंपोर्ट करके मीन्स परचेज करके खरीदते हैं। इंपोर्ट का मतलब बाहर से परचेज करते हैं और यहाँ बेच देते हैं। ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है? जाने दें यार। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट एंड सेल। सेल बाहर करते हैं, बाहर से खरीदते हैं पाकिस्तान में यार, लोगों को चाय पिलाते हैं। क्या खरीद के क्या बेची जा रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस लग रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? अभी थोड़ी देर पहले क्या करके आए आप? तो रॉ मटेरियल परचेजिंग पे बहस। क्या यहाँ भी परचेजिंग पे बहस होगी? लेकिन अब यहाँ परचेजिंग शायद टी ही की है। तो एनुअल सेल ऑफ द टी इज एस्टिमेटेड एट 60,000 kg एट ₹1,260 per kg। ये क्या रही 1,260 per kg? सेलिंग प्राइस पर केजी या कॉस्ट प्राइस पर केजी? कॉस्ट पे बेच देते हैं बेटा। दुनिया आप जैसी नहीं है यार, दुनिया मेरे जैसी है, प्रॉफिट रख के बेचती है। सेल प्राइस है यार, किस पे बेचेंगे हम? सेल प्राइस पे। सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर का मतलब पता है आपको? वही डिवाइड बाय 2 करेंगे, 6 महीनों की आ जाएगी। पर मंथ बनाना हो डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। इवनली वही, इवनली डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई। ये भी तो हो सकता है गर्मियों के सीजन में कम चाय बिकती है फॉर एग्जांपल, सर्दियों के सीजन में ज्यादा। तो सीजनल बिजनेस भी तो होते हैं, हो सकता है। लेकिन यहाँ नहीं। हो तो सकता है यार, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ डिमांड सेम। समझाने के लिए मैंने कहा यार। C&F वैल्यू अंडरलाइन करें। C&F वैल्यू का मतलब लिखें जरा। कॉस्ट एंड फ्रेट। जब आप चीजें इंपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट एंड फ्रेट को इकट्ठा बोला जाए तो C&F वैल्यू कहते हैं। कॉस्ट प्लस फ्रेट। फ्रेट किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ये इनवर्ड्स होगी या आउटवर्ड्स होगी? ये इनवर्ड्स होगी। फ्रेट इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। फ्रेट इनवर्ड अगर है तो कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। तो ये हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट प्लस फ्रेट ऑफ द टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900 पर केजी। बताइए ये क्या है? 900 क्या है? C&F वैल्यू है, लेकिन ये 10% डिस्काउंट के बाद है। क्या डिस्काउंट से पहले की फिगर निकाल सकते हैं? कैसे? डिवाइडेड बाय 1900, 10% कम होगी। तकरीबन मेरा ख्याल है क्या आता है? 1000। कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स आर पेड एट द रेट ऑफ 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। सॉरी 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। Sales tax paid underlying at the import stage is refundable in the same month. कैलकुलेटर पे लिखें 900
फाइनल नाम बोले 900 का, फाइनल नाम मेरा ख्याल है परचेज प्राइस, या चले कॉस्ट प्लस फ्रेट प्राइस। फाइनल ये बता दें कि हमारा टोटल अब खर्चा फिलहाल 900 ही है, ये तो 10% डिस्काउंट के बाद है, तो यही 900 है, यही अब 900 फाइनल है। लेकिन क्या इसमें कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स जमा करेंगे? सेल टैक्स भी करते अगर क्या ना लिखा होता, और अगर कस्टम ड्यूटी भी लिखा होता रिफंडेबल है। वैसे होती नहीं है, नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन टैक्सेस रिफंडेबल भी हो सकते हैं, नॉन रिफंडेबल भी हो सकते हैं। कॉस्ट का हिस्सा कब बनते हैं? जब नॉन रिफंडेबल हो। हम सिमरी बस क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखें 900 इंटू 1.2 इज इक्वल टू, ये हमारा टोटल खर्चा। 1.2 कहां से आ गया? 1.2 15% किधर गया? रिफंडेबल है, हमारी बहस से बाहर निकल गया अगर हमने खर्चा निकालना। एनी कंफ्यूजन? ये जल्दी से ढूंढने जरा, टारगेट कॉस्टिंग का सवाल नंबर 3 है, सफा नंबर जरा ढूंढ के बताएं जल्दी 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 जल्दी, इस तरह की बोलनी नहीं है। टारगेट कॉस्टिंग TARGET, नंबर ढूंढना जरा आपका सॉरी काम है। सवाल नंबर 3, हाईटेक के दरमियान में जाएं 170, हाईटेक में जाएं, कस्टम ड्यूटी यहाँ भी कहीं आई थी 15%, सोचे क्या किया होगा? परचेज XY समथिंग इस तरह के पार्ट्स के खर्चे में प्लस किया था, प्लस करके 115 हुआ था। अगर किसी 15% रेट, इससे बड़ी बहस हुई नहीं अगर याद हो तो, प्लस करके यहाँ 120 हो जाए, जो इसका हम क्वेश्चन कर, ठीक है? आ जाए, मैंने वैसे कस्टम ड्यूटी याद करवानी, असल में जब भी कुछ चीज आती है अब इसमें उसे देखते हैं, नई नई बातें, पुरानी बातें भी नई नई लगती हैं आपको। कस्टम ड्यूटी का क्या होता है? अच्छा, बहरहाल ये टैक्सेस भी ऐड हो जाते हैं अगर ये कौन से हो तो नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल इसे हम इग्नोर करते हैं जी। पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ EOQ मॉडल वुड रिड्यूस द क्वांटिटी पर ऑर्डर। अब ये हमें एग्जामिनर खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, स्टोरी है क्या? मैनेजमेंट करंटली शायद 6 महीने बाद खरीद रही है, लेकिन मैनेजमेंट ये कंसिडर कर रही है कि EOQ मॉडल अडॉप्ट कर लिया जाए, कर लिया जाए। तो अगर वो करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? उससे क्वांटिटी पर ऑर्डर कम हो जाएगी। ऐसे एज अ रिजल्ट क्या होगा? जब बल्क डिस्काउंट मिल रही थी पहले, वो 10 की बजाय एक और अजम्पशन ऑफ EOQ वायलेट हुई है। EOQ के में क्या अज्यूम्ड है ही नहीं। और यहाँ क्या कह रहा है लेकिन कम हो जाएगी, कितने से कितनी? अब ये वर्किंग्स हैं जो आज भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, परसेंटेजेस फिर इन्वॉल्व हो जाएंगी। 10% से 8% रह जाएगी, किस लेवल पे भी? EOQ लेवल पे भी। ये भी नॉर्मल नहीं है, EOQ लेवल पे वायलेशंस यकीनन जिंदगी में हिस्सा है। नंबर 4 कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक इज 1% पर एनम, ये सॉरी 1% पर मंथ। ये समझने के लिए जरा एक सेकंड, ये चैप्टर का पेज नंबर 1 निकालेगा मटेरियल वाला जी। फर्स्ट डे पे एक छोटी सी बात हुई थी, जरा रिवाइज कर लें। होल्डिंग कॉस्ट का बॉक्स देखें, फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर कौन सा जी? 262। इसके दरमियान से ऊपर एक बॉक्स बना हुआ था होल्डिंग कॉस्ट का और ऑर्डरिंग कॉस्ट का। होल्डिंग कॉस्ट की फर्स्ट लाइन पढ़े, और ये जहन में रख के जरा नीचे आपने कुछ एंट्रीज लिखी, शायद एंट्रीज या डेट्स वगैरह लिखी। क्या स्टॉक रखने से कोई स्टॉक रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है? स्टॉक रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? जितना स्टॉक रखेंगे उतने पैसे स्टॉक के अंदर ब्लॉक हो गए, या तो उनकी वजह से इंटरेस्ट इनकम सेक्रीफाइस हुई होगी, या उसकी वजह से लोन लेने से इंटरेस्ट इनकम हुआ होगा। अपना पैसा लगाया होगा तो इन्वेस्टमेंट इनकम सेक्रीफाइस की होगी, और अगर लोन लेके पैसा परचेज की है तो इंटरेस्ट इनकर हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हो जाएगा। तो इसको यहाँ वापस आए जरा, इसको यहाँ क्या कह रहा है? व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग? क्या मतलब? नहीं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग
कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट कॉस्ट है, फाइनेंसिंग का खर्चा कितने परसेंट है, लेकिन ये पर मंथ है। क्या हमें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होती है? ये पर मंथ रेट बताया उसने, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, ये तो डिवाइड बाय 12 होता है। इंटरेस्ट रेट जब हो तो यार 6 महीनों का निकालना तो 6/12। बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट 12 महीनों का ही होता है बाय डिफॉल्ट। ये क्या लिखा हुआ है? पर मंथ लिखा हुआ है, पर मंथ आ जाएगा तो हमें मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों करना है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। नेक्स्ट लाइन, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट, ये क्या है? ये भी होल्डिंग कॉस्ट है। भी क्यों कहा मैंने? फाइनेंसिंग भी होल्डिंग है, ये भी है, ये भी मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगी। ये पहले ही एनुअल है, तो ये एनुअल ही है, एनुअल ही चाहिए, इसे डिवाइड बाय 12 कर लेंगे उसको 12 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको एज इट इज करेंगे। एनुअल ही है, कहाँ लिखा है एनुअल? कहाँ है, कहाँ है? वो तो शुरू में, एंड में तो नहीं है। एक ही बात है, ये इतराज ना उठा दीजिए। एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ऑर्डर, ठीक है, एन ऑर्डर, कितने ऑर्डर्स की? व्हाट इज 90,000 और ऑर्डर है एक ऑर्डर। ये पर ऑर्डर का क्या मतलब होता है? पर वन ऑर्डर, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ये पॉइंट नंबर 3 में जाएगा। तो कहता था ईओक्यू की वजह से क्वांटिटी पर ऑर्डर कम हो जाएगी। मेरी तरफ जरा देखें, उससे क्या होगा? ऑर्डर्स बढ़ेंगे। तो ये ज़हन में रख के अब जरा सेंटेंस पढ़ो। तो कहता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अब समझ आता है? हमने ईओक्यू की तरफ अगर गए हम, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से दिस कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 10%। ये अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहा है तो किस वजह से क्या होगा? अगर ऑर्डर्स क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए वो कहता है शायद कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी रह जाएगी, कितने से? 100 से 90 मींस 90,000 से 81,000 शायद रह जाएगी। कैलकुलेट किया करेंगे। बचपन में पहाड़े इन्हीं दिनों के लिए अपने पढ़े थे। कौन सा पहाड़ा? सॉरी, टेबल पढ़े थे अपने इंग्लिश में लास्ट टाइम। एच मेंटेन्स क्या, कितना? 15 डेज सेल, क्या मतलब? 15 दिनों की जो सेल होती है वो हम बफर स्टॉक में रखते हैं। इस तरह का एक सवाल याद आया है, सॉल्ट लेदर ढूंढने, पेज नंबर 62 वगैरह पे जरा देखें। और कहाँ है? हाँ, वो बतूल में है, बतूल में आया, लेकिन सॉल्ट लेदर तो देखें, बतूल तो अभी देखना है हमने, वो तो हमने छुट्टियों के लिए रखा हुआ। कौन सी? अभी डिसाइड नहीं किया हुआ। नहीं, ये भी डिसाइड नहीं किया हुआ, लेकिन छुट्टियों के लिए, अल्लाह करे इन्हीं छुट्टियों के लिए डिसाइड हुआ। कौन सी छुट्टी? तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, हम पढ़ाई की कोई छुट्टी नहीं अफोर्ड कर सकते। कर लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, क्या होगा। पेज नंबर 77 है, सॉल्ट लेदर ढूंढना जी करने। इसके सवाल की आखिरी लाइन ढूंढे, लास्ट सेंटेंस। सेंटेंस दोबारा पढ़िएगा करना। मेंटेन एन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स 1 मंथ सेल, एक महीने की जो सेल होनी वो स्टॉक में आना है, ठीक है। मैंने जस्ट ये वर्ड दिखाना था। तो इसी तरह का वर्ड क्या है यहाँ, बफर स्टॉक में कितने दिनों का रखना? वंस अगेन ए वायलेशन ऑफ ईओक्यू, 15 दिनों की सेल। पॉइंट 1 में जाए जरा। एनुअल सेल पता है आपको कितनी? कितनी कितनी कितनी? 15 दिनों की सेल कितनी होगी? कैसे? नहीं, मेरा ख्याल इस तरह रहने दे। अगर एनुअल है और डेज है, ठीक है, मैं आपकी बात, मैं दोनों तरफ बात कर लेता हूँ। 60,000 कैलकुलेटर पर लिखा, एनुअल है और नीचे 15 दिन कह रहा है, तो साल में डिवाइड बाय 365 इंटू 15। अब आपने जिस तरह किया वो भी ठीक है, लेकिन जरा सुन लीजिएगा सारी बात। आपने शायद ये किया है कि 60,000 डिवाइड बाय 12 और फिर बाद में डिवाइड बाय 30 इंटू 15, लेकिन आपका आंसर डिफरेंट आया। मैं बताता हूँ, मुझे चांस तो देगा। असल में जब आप डिवाइड बाय 30 करते हैं ना, तो इट मींस आपने अज्यूम किया है कि साल के हर महीने में 30 डेज है, जो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल अजम्पशन यही है। लेकिन कैलकुलेटर में लिखें 30 और मल्टीप्लाई करने का 12। इस तरह करने से
5 दिन राउंड ऑफ हो जाएंगे, तो वो राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क है। नहीं मतलब जो जो मसला पड़ा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो डेज कह रहा है तो मेरे ख्याल आपको डिवाइड बाय करना ही 365 चाहिए। हाँ अगर वो कहता है आधा महीना, आधे महीने का स्टॉक है, तब भी 15 दिन ही बनेगा, लेकिन जब कैसे करें, डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5, तो फिर वही आना था जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो फर्क थोड़ा सा आ रहा है वो इममटीरियल है, देयरफॉर उस पर फर्दर कोई बहस काइंडली ना करें। अगर डेज में वर्किंग करनी है तो 365, मंथ्स में करनी है तो डिवाइड बाय 12, और अगर वीक्स में करनी है तो 52 वीक्स। अगर वो कहता है एक वीक का स्टॉक रखना, 60,000 डिवाइड बाय 52, 1.5 वीक का करना 1.5, तो वीक्स अगर है 52, डेज है तो 365, टोटल साल के बोल रहा हूँ, और अगर मंथ्स है तो साल में 12 महीने। डन है? तो आपका जो डिफरेंस आ रहा था काइंडली क्लियर हो गया। वो 30 इंटू 12 जब होता है ना वो 360 दिन बन जाते हैं, तो राउंड ऑफ है असल में। बहुत से महीने आपको पता ही है 31 दिनों के भी हैं, और अल्लाह करे कुछ 28 के भी हैं, और लीप ईयर में 366 दिन भी हैं, 29 का महीना। तो ऑन एवरेज हर साल 365 दिन है, दिन महीने 12 और हफ्ते। आई होप कि ये बात क्लियर है, रिक्वायरमेंट में आ जाए। नंबर 1 कंप्यूट यूपी, नंबर 2 determine the amount of saving if any which can be achieved by AH by adopting the stock management system based on EOQ। ये क्वेश्चन ठीक ठाक टफ है, एक एक फिगर ध्यान से सुननी है। पहली रिक्वायरमेंट क्या, 2 हिस्से हैं जिसके नंबरिंग हुई भी है रिक्वायरमेंट में, अगर नंबरिंग नहीं तो 1 2 कर लेना, तो मैं टाइप नहीं सही हुआ। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट और व्हाट इज द सेकंड, वो फिर बाद में पढ़ लेते हैं दोबारा। ये बिजनेस नेम, Panorama Hubs, EOQ, Economic Order Quantity, Economic Order Quantity, Economic Order Quantity, एब्रीवेशन क्या है इसकी? एब्रीवेशन EOQ है, इसका मीनिंग शायद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, हम ज्यादा उससे यूज हो गए, मैंने इसलिए तो वाइस वर्सा पूछा शायद। फार्मूला क्या है, अपने आप को सुना के लिख लें। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। डेफिनेटली आइंदा से आपने ये फार्मूला पूरा नहीं लिखना, क्योंकि आपने अपने जहन पे अब लिख लिया है। सब रुक जाए, कोई ऐसी बहस नहीं जिसका आपको पता ना हो, वर्किंग करवाते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर बताए, पहला पैराग्राफ एक दफा दोबारा फाइनल कर लें। पहले पैराग्राफ में क्या सिचुएशन है, 6 मंथली ऑर्डर्स हैं, लेकिन किधर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, EOQ पे, और अब हम क्या निकाल रहे हैं, EOQ की वजह से कुछ चेंजेस है। कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढने कोई जो सवाल में दी हुई, कौन सा पॉइंट है, नंबरिंग हुई भी है नहीं, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 तो इस वक्त नहीं रेलेवेंट। कॉस्ट पर ऑर्डर कहाँ है, मैं 6 में 90 ले लेता हूँ मेरे ख्याल, हाँ जी 90 की बजाय 90% रह जाएगा, 90 का 90% समझ आ जाएगा। मत लिखें मत लिखें मत लिखें, ढूंढे ढूंढे प्लीज ढूंढे, यकीनन 81,000 रह जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं वर्किंग करता हूँ। एनुअल डिमांड बताएं, एनुअल डिमांड ये तो ठीक ही है, कोको किंग ढूंढे, कोको किंग भाईजान, कोको किंग का सवाल ढूंढे, वहां एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 थी, सवाल गलत हो गया, दोबारा शुरू करें।
ये मैं जानबूझ के एम्फोसाइज करूंगा, ये ज़हन में रहना चाहिए। ये ट्रेडिंग लग रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की बहस हो रही है, यहाँ फिनिश गुड्स की भी बहस नहीं हो रही, लेकिन फिनिश गुड्स ने ही परचेज होना, परचेज की बहस, लेकिन टी ही ने परचेज होना है, इसकी वही डिमांड है। फिर रास्ते में खुदा ना खासा लॉस तो नहीं ना इसका, बताया नहीं हो। रिलैक्स होकर लिख रहे हैं 60 ना, मत लिखें यार, मत लिखें, क्या हो गया, मैं मिटा देता हूँ इंशाल्लाह, आइंदा से ही मिटाऊंगा, क्या हो गया। अब क्या चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक इंजॉइंग वर्किंग है, आप इंजॉय इंशाल्लाह करेंगे। कैसे, फुल कंसंट्रेट ऑन करना पड़ना जरा यहाँ। रेडी सर, एक तो 320 की बन है, लेकिन 320 के अलावा एक और चीज भी है, एक और चीज भी है। कौन सी चीज भी है, 1% फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब यहाँ एक सवाल उठना है, ये 1% किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं स्टॉक से ठीक है, स्टॉक की किस अमाउंट से, जो परचेज प्राइस होगी या जो सेल प्राइस होगी, हमने किस प्राइस पे खरीद के अपने पास रखना है। तो ये साथ कहीं नोट करें, ये 1% कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक से। अगर ये परसेंटेज दी हो तो ये सेल प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगी, हमने किस अमाउंट पे खरीद के अपने पास रखना है। सेल प्राइस पे कब जाएगा, जब बेचना है, तो हमें किस पे खरीदना होगा, तो ये लिखना करनी ब्रैकेट में, ये परसेंटेजेस अगर दी हो फाइनेंसिंग कॉस्ट की, तो ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। ठहरे, फिगर ढूंढना मेरा काम है, फिगर्स ढूंढना फिलहाल मेरा काम इसलिए है क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में है, इंशाल्लाह कल से आपने सारा ढूंढना, आज भी आप ही तलाश करेंगे, बताता मैं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 1% में, क्या बता रहा हूँ, फाइनेंसिंग कॉस्ट हर मंथ है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 12 भी होना है, लेकिन सवाल ये उठा है 1% किससे मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। अब मैं कॉस्ट ऑफ यूनिट ढूंढे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, परचेज कॉस्ट मत लिखें, फाइंड आउट में करो होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, होल्डिंग कॉस्ट में फाइनेंसिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, ये सही वर्ड्स में, मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, परचेज कॉस्ट को तलाश करना पड़ रहा है ताकि मैं उससे 1% मल्टीप्लाई कर सकूं। रेडी, अब आप ढूंढे कौन से पॉइंट्स में जाओ, पॉइंट नंबर 2, अब पॉइंट नंबर 2 हेल्पफुल है, ढूंढे 900 के इंटू 1.2 कर लिया आपने, बिल्कुल हो गया, लेकिन ये कॉस्ट किस सिचुएशन में आई, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में या ईओ की सिचुएशन में, प्रॉब्लम ढूंढे। ईओ के मॉडल पे जब जाएंगे तो डिस्काउंट जो है वो 10 से 8 पे आ जाएगी, 900 एडजस्ट होगा, 900 कैलकुलेटर पे लिख लें, ये कितने % डिस्काउंट के बाद है, सोची जाए सोची जाए सोची जाए पड़ी जाए, ये 900 कितने % डिस्काउंट के बाद है, डिवाइड बाय तो 90 होना, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो टोटल आ जाएगा, और 92 सीधा करेंगे तो वो भी आ जाएगा। एक तरीका ये, पहले 100 फाइंड आउट कर लें और फिर 100 से 8% निकाल के 92 निकाल लें। इन अदर वर्ड्स क्या हो सकता है, हमें क्या पता, हमें क्या पता, सीधा क्या करें, सीधा क्या करें, 900 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 92, 92 कहां से आ गया, 1% डिस्काउंट रह जानी है, 100 में से 8 निकल जाएगा, यहां तक जो आएगा वो क्या आएगा, वो CNF वैल्यू आ जाएगी, CNF वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या इसमें देन 1.2 ऐड होना है, ये क्या होगा 1.2, कस्टम ड्यूटी यार, 1.2 इंटरेस्ट कौन सा, 1.2 कौन सा है, 20% कस्टम ड्यूटी वाला है। एक मिनट यहां तक आंसर बताएं, व्हाट इज 110 टोटल कॉस्ट एट ईओ की लेवल,
एट यूपी लेवल मल्टीप्लाइड बाय 1%, इसी से होना 1104 ही है, आने लगा। मल्टीप्लाई बाय 1% नहीं होना, किससे था ये मल्टीप्लाई? ये 1% कहां से लिया मैंने? क्या लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग किससे मल्टीप्लाई होनी थी? कॉस्ट से। लेकिन 1% करेंगे तो पर मंथ फाइनेंसिंग कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 12, फाइनल आंसर बता दें। 132.48। क्या है ये? क्या है? फाइनेंसिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बात पूरी नहीं हुई है, आगे बढ़ जाएं। सर जी ये चीजें बिल्कुल जहन में क्लियर करें। 92% का मतलब है 0.92, 90% का मतलब है 0.9। जब आप डिवाइडेड बाय 100 इधर भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 उधर भी करेंगे तो 100 कट गया है डिवाइडेड बाय 90 यार। तो मैं वही कहने लगा हूँ। आप ये कहने लगे हैं आपको क्या पता वो क्या कहा? मैं ये गुजारिश करने लगा हूँ, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल हो रहा है। इस खौफ को रिड्यूस करके 0 कर दें। एक और देखें, क्या मैं ऐसे ना करूँ? 0.92 इंटू पॉइंट सॉरी डिवाइड 0.9 इंटू 0.92। आंसर चेक करें। वो 100 कट गए। तो ये एक ही चीज हो रही है। खौफ को आई होप के खत्म कर दिया बाप ने। क्या ये हम एक ही बात कर रहे हैं? तो मैंने तो 100 लिखे नहीं ना, मैंने इधर लिखा ना मैंने इधर। आप ये भी कर सकते, डिवाइड बाय 100 दोनों तरफ कर लो। नहीं मतलब ये मैं इसलिए कहा है मैंने कि आप आंसर्स देखते होंगे, कभी ऐसे लिखा होगा कभी वैसे लिखा होगा, और अगर हम इस चीज में टेंशन ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब कभी वो गलत होगा। ये एक ही बात हुई। मैं कभी कभी अगर आप याद करें मैं 90% लिखता हूँ, कभी मैं 0.9 लिख देता हूँ, और कभी कभी आप कैसे लिख सकते हैं 90/100। सर अभी कहाँ रिलैक्स है? ये आया क्या 132.4? नहीं वो गिरने का खतरा हो गया था, मैंने इसे रोका। 132.4 क्या है? नहीं होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, कौन सा हिस्सा हो गया है। फाइनेंसिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दी हो तो आप कॉस्ट ढूंढ के मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। लेकिन इसमें और क्या चीज अभी ऐड होनी है? फिगर का नाम होगा ना 320 ऐड होना, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होनी, स्टोरेज कॉस्ट प्लस हो गई। वो पहले ही क्या दी हुई है? पर यूनिट भी है, पर वो तो पर केजी है, पर यूनिट भी है, पर एनम भी है। तो क्या इसमें जमा हो सकती है? कितना जी? नहीं टोटल 320, तो टोटल हो गया 452.48। व्हाट इज दिस फाइनली? 452.48 अप्रोक्सीमेटली आंसर बता दें। पहले आंसर बताना फिर लिखना आपने। 4846। जी हाँ सब आप बात आपकी ठीक है, लेकिन प्लीज क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। उसने टोटल CF एंड वैल्यू में इज आफ्टर डिस्काउंट बताया। टोटल C&F वैल्यू पे उसने डिस्काउंट का बताया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप काइंडली देखें। बाकी आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ उसने C&F वैल्यू इज आफ्टर डिस्काउंट बताया। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू ये 10% डिस्काउंट के बाद है। जी क्या आंसर आता है? 4635 kgs क्या होगा?
ईओक्यू पे क्या होगा, हमारा ऑर्डर साइज होना चाहिए। जल्दी से देख के पॉइंट अप करें, रिमेनिंग टाइम में इंशाल्लाह बी पार्ट करें। जी फरहान साहब, ये बात तो बेटा मैंने पहले की थी कि ईओक्यू की assumptions में कुछ अनरियलिस्टिक assumptions हैं, तो प्रैक्टिकली वो assumptions वायलेट हो जाती हैं, और अब हम प्रैक्टिकली इन सिचुएशंस को डील कर रहे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो मैंने अभी क्वेश्चन में पहले आपको बताया था यार, जब मैं पॉइंट नंबर 3 ये पढ़ा था, पॉइंट नंबर 3 प्लीज, जब मैं पढ़ रहा था तो ये बात जो आपने इतने डिटेल में लिख के मुझसे पूछी है, ये तो मैंने यही तो मैंने बताया था। जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो assumptions वायलेट हुई नहीं है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बफर स्टॉक आ गया, अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट सिचुएशंस में वर्किंग करनी पड़ रही है। यहाँ वो कहता है ईओपी लेवल पे भी डिस्काउंट रहेगी, जो डेफिनेटली ईओपी लेवल पे assumption की वायलेशन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वर्किंग कर रहे होंगे तो आपने अकॉर्डिंगली वैसे ही वर्किंग करनी है। जी हमारे सब ओके। C&F value is after 10% discount. सॉरी फिगर्स देख लेता हूँ, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट कर रहे हैं। ये होल्डिंग कॉस्ट की वर्किंग हुई है, ये वर्किंग 1 टाइप कर रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स खाली आप भी बताइए। जी नोटेड प्लीज, जो लोग नोट कर लें, बी रिक्वायरमेंट पढ़े, बताएं क्या करना है। नहीं मतलब कैसे अप्लाई योर माइंड, एक कौन सी सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है, एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और एक ईओक्यू सिचुएशन है। किधर से किधर जाना है? करंट सिचुएशन से ईओक्यू पे अगर जाएंगे तो पूछा है कोई सेविंग होती है नहीं। व्हाट इज द करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन में इसको सोच के जरा फर्स्ट पैराग्राफ देख के बताएं। करंट सिचुएशन का ऑर्डर साइज पता है आपको? ऑर्डर साइज और चीज है, ऑर्डर्स और चीज है। बाकी तो बात आपकी तकरीबन ठीक है। करंट सिचुएशन में किसी को पता ऑर्डर साइज क्या होगा? ऑर्डर साइज कैसे, क्या फॉर्मूला जेन में होना चाहिए। करंट सिचुएशन में ऑर्डर्स कितने साल में? 2 कैसे? 6 महीने, 6 महीने, 2 ऑर्डर है। एनुअल डिमांड कितनी है? तो करंट सिचुएशन में ऑर्डर साइज कितना है? 30,000। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, सॉरी एनुअल डिमांड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर साइज। रिवाइज सिचुएशन में ईओ के लेवल बताएंगे ऑर्डर साइज कितना बनेगा, कैसे बनेगा? चलिए आप ये बताएं। ऑर्डर साइज 463835 ही है। ऑर्डर्स कैसे बनते हैं? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। ईओ के लेवल पे ऑर्डर्स कितने होंगे तकरीबन? 12 बन जाएंगे, समथिंग 12 समथिंग बन जाएंगे। तो हमें बेसिकली अब क्या करना है? 2 ऑर्डर साइज हो गए। ऑर्डर साइज, व्हाट इज एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज? existing order size, existing order size 30,000 kgs। कैसे 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 कैसे? what is 60,000? what is 2? कहां से आया नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2? 6 मंथली ऑर्डर, 6 मंथली ऑर्डर। साल में कितने 6 मंथ्स होते हैं? कंफर्टेबल नहीं, मतलब कभी इसका सोचा नहीं हमने। साल में कितने 3 मंथ्स होते हैं? क्वार्टरली, सेमी एनुअली बहस हो रही है। सेमी एनुअल 2 है, 2 सेमी एनुअल पीरियड्स होंगे। तो एक वर्किंग होगी आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज ऑफ 30,000 kgs पे, एक आपकी वर्किंग होगी कौन से लेवल पे? 4685 पे। वर्किंग थोड़ी सी टफ है मेरा ख्याल है, ये अभी एक दिन मेरे साथ कल और यूपी का फॉर्मूला याद हो गया।
बता दो जरा। अब रिक्वायरमेंट सेकंड इसकी है कि डिटरमिन करें कि कितनी सेविंग हो सकती है अगर मैनेजमेंट ऑफ एच अरोमा हर्ब्स जो है वो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ईओक्यू मॉडल अडॉप्ट कर ले। फर्स्ट पैराग्राफ देखना। इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कि साल के दौरान 6 महीनों बाद टी इंपोर्ट हो रही है, इसका मतलब फिर 2 ऑर्डर्स बनते हैं और देयरफॉर ऑर्डर साइज कितना बन गया, वो कैसे? एनुअल डिमांड है 60,000, 2 ऑर्डर्स हैं तो 30,000 हमारा एक ऑर्डर साइज होगा। अब हम एक वर्किंग करने लगे एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज पे और एक रिवाइज वर्किंग आप करवाएंगे ईओक्यू लेवल पे, तो रेडी रहिएगा, कंसंट्रेट करें फुल। रिपीट हो रही है चीजें, बताएंगे क्या करूं। हाँ जी ठीक है। परचेज प्राइस अगर हम 30,000 केजीज के ऑर्डर साइज पे वर्किंग करेंगे, ये देख लें एक नजर, फाइनल देख लें, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टाइम खुद ही करें। तो परचेज कॉस्ट क्या आएगी, कैसे करो मतलब? सोचा 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 नहीं, 900 बात की बात है। कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे आप? 30,000। तो पहले ऑर्डर की बात तो नहीं हो रही, टोटल की बात हो रही है। अगर 30,000 ऑर्डर साइज होगा तो व्हाट इज द एनुअल परचेज प्राइस, कितनी केजीज की होगी? 60,000 इनटू ना 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 इनटू इनटू करना क्या, इनटू एग्जिस्टिंग प्राइस। अब परचेज प्राइस होना है। हाँ जी वर्किंग करें। C&F प्राइस कितनी है? 900 है, लेकिन क्या एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज पे 10% डिस्काउंट ही रहेगी? ईओक्यू जरा देख लो, ईओक्यू लेवल पे अगर ऑर्डर्स देते हैं तो वहां क्या हुआ था, वहां डिस्काउंट 10% से 8% रह गई थी। तो अभी हम एग्जिस्टिंग वर्किंग कर रहे हैं, ईओक्यू वाली वर्किंग कर रहे हैं, तो 900 एज इट इज रहेगा, लेकिन 900 में कुछ प्लस तो नहीं होगा, इंटू 1.2 क्या हो जाएगा, और सेल्स टैक्स भी तो है वो रिफंडेबल है। तो 900 इंटू 1.2 मीन्स 1080 क्या होगा, परचेज प्राइस पर केजी होगी, पर यूनिट होगी, अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज 30,000 ही रहा तो। हमने तो कल एक वर्किंग और की थी, जरा ढूंढे जरा 1104 अपनी ईओक्यू की वर्किंग में, उसमें परचेज कॉस्ट बढ़ गई थी क्योंकि डिस्काउंट कम कम हो गया। ये फिगर ठीक है, आंसर बता। 6480 64.8 मिलियन। पहले समझे नहीं ना, फिर देख के लिखना शुरू होता है। ये 1.2 कहां से हो गया? 20% कस्टम ड्यूटी। आगे बोला क्या आता है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सालाना वर्किंग होती है। एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की वर्किंग कैसे करें? एनुअल डिमांड बताएं। 60,000 डिवाइड बाय 2 ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑर्डर, नहीं मतलब 2 ऑर्डर आ गए, मल्टीप्लाइड बाय सोचे 90,000 ढूंढे, ये तो 90% रह जाना है, वो यू की लेवल पर रह जाना है। व्हाट इज द फाइनल फिगर्स नेम? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, आंसर 180,000। डन है सर। नेक्स्ट वर्ड्स, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मींस कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कैसे आती है, कंसंट्रेट करना फुल जरा। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, लेकिन बफर स्टॉक भी रखने का प्लान है, कैलकुलेटर पकड़े। बफर स्टॉक कितना रखने का प्लान है? 15 दिनों की सेल का
कैसे वर्किंग करूं? 60,000 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 15। आंसर आप यकीनन निकाल लेंगे। मेरी फिगर्स के नाम बोल दें। 30,000 क्या लिया मैंने? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 एवरेज प्लस बफर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम कहीं ढूंढे। 452 जो आप ढूंढ रहे हैं इसमें क्या मसला है? ये EOQ वाला है, ये EOQ वाला है। यहाँ हमें दोबारा किस लेवल पे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सॉल्व करनी पड़नी है। इस कॉस्ट पे मसला क्या है? परचेज कॉस्ट डिफरेंट हुई हुई। ये जरा 452 की वर्किंग ढूंढे। तो कल 452.48 की आपने वर्किंग की है। ये होल्डिंग कॉस्ट आ तो गई है। नहीं मतलब वो क्या है उसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ परचेज कॉस्ट डिफरेंट होगी। स्टोरेज कॉस्ट तो शायद वही रहेगी 320 ढूंढने जरा 320, लेकिन फाइनेंसिंग कॉस्ट क्यों डिफरेंट हो जाएगी? क्योंकि परचेज कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। 1% जब कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉस्ट डिफरेंट है। ये लेवल पे कॉस्ट डिफरेंट है। और अगर आप एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज के अंदर सोचें तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। तो वर्किंग रिवाइज करवा दें। एग्जिस्टिंग होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बोलिए प्लीज सारी फिगर्स। 1080 ठीक है। क्या है 1080? 900 इंटू 1.2। ये परचेज कॉस्ट बनी मल्टीप्लाइड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 12 कहां से आ गया? पर मंथ रेट दिया हुआ था। सही बोल रहा है भाई, सही कह रहा है, तेजी से बोल रहा है। 1% पर मंथ था इंटू 12। आंसर 129.6 प्लस ये होगी फाइनेंसिंग कॉस्ट और प्लस नहीं ऑर्डरिंग नहीं, स्टोरेज कॉस्ट। ये फिगर आ गई 320 जमा हो गया आ गई 449.6। करें जी, यहाँ तक वर्किंग कटी करें, कंप्लीट करें इसका। लिख लें। यार करवाने के बाद बोर्ड से देख के लिखते हैं, मेरे ख्याल ये जाती है। जब करवाया तो खुद लिखे, मैं तो नहीं करवाया। ढूंढा करें सर, ढूंढा करें। कॉस्ट के पेपर में एग्जाम हॉल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सोचने की आदत डालें, गलतियां करें, होने दें, गलतियों से इंप्रूवमेंट होती है। कोई भी नया सवाल आए सामने उसे ट्राई जरूर करें, होने दें। बार बार नए नए सवाल देने का मकसद क्या है? डिफरेंट सिचुएशंस में सोच सकें आप। जी किसी ने अगर सॉल्व किया एनुअल कैरिंग कॉस्ट को? 785 714। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए प्लीज? जी टोटल हो जाएगा 72832714। यूकी लेवल पे भी वर्किंग करेंगे। चेक करें फिगर्स।
स्पीड हो जाए निकालें का होगी वर्किंग ये के लेवल पे हो रहा है। जो स्टूडेंट्स कहाँ हैं आप? किस लेवल पे इसकी? हाँ जी ठीक है, ये फिगर्स तो आ गई नहीं सामने बोर्ड पे देखिए, मैंने फिगर्स पूरी कर दी, जरा चेक कर लें। एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज पे टोटल कॉस्ट इकट्ठी होगी, सही आ रही? जो आ रही है आपकी आने दें, कर रहे हैं सारे कर रहे हैं, होने दे, परेशान बच्चों को होने दें किस चीज़ पे। राउंड ऑफ हुआ है आपने, ये मेरे ख्याल है जो क्वांटिटी आई है ना बफर स्टॉक की, इसको आपने राउंड ऑफ करके लिख लिया होना। अगर डायरेक्ट लिखा है तो फिर उस भाई ने जरा राउंड ऑफ किया होना। तो कौन काटे आप, प्लीज कोई ना काटे। रीजन समझ आ गई डिफरेंस की? जी एयू के लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ। एनुअल परचेज कॉस्ट, इसकी फिगर्स कल सॉल्व होगी मी मैक्सिमम। एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल परचेज कितनी करनी पड़नी है? वो 60,000 ही है, मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन एक यूनिट जो है 1104 का पड़ेगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? एनुअल डिमांड, व्हाट इज द ऑर्डर साइज? 4635। ये सॉल्व कर लिया था किसने? ये कोई लेवल पे आंसर मेरा ख्याल मैंने नहीं कल सॉल्व किया, लिख लिया था। इनटू 81,000 ढूंढे जी फिगर सर, ये कल आ गई हुई है। 81,000 कॉस्ट पर ऑर्डर चेंज हो गई थी। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, मैं वर्किंग लिख रहा हूँ बाकी ठीक है। 60,000 डिवाइड बाय 365 इंटू 15 इंटू कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये निकाला था कल हमने, और 52.48। प्लीज को ढूंढ रहे फिगर्स? हाँ जी वंस अगेन चेक करना, लेकिन यहाँ जरा पॉइंट्स का मसला, ये क्वांटिटी जो है ना मेरी ईओक्यू की राउंड ऑफ हुई हुई है, चेक करें अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। बफर स्टॉक की वजह से ईओक्यू लेवल पे क्या हुआ है? बफर स्टॉक निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ईओक्यू राउंड ऑफ हुआ है। अगर आप ईओक्यू राउंड ऑफ ना करें तो इंशाल्लाह ये बराबर डिवाइड बाय 2। जज़ाकल्लाह यार। देखा अप्रोक्सीमेटली समय 4635 थोड़ा राउंड करना पड़ा हमें ईओक्यू में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज को कर रहा है जी। What is the annual purchase cost at EOQ level? 66240. Next one, annual ordering cost 1048544 and 21644. Rounding of EV बफर स्टॉक एज इट इज बताए, मेरा आंसर क्या आएगा जो मेरे जिसने राउंड ऑफ नहीं किया, जिसने मेरी तरह लिखा है ये क्वांटिटी मेरी तरह लिखे, मेरा आंसर बता। 2164664 बता दो यार।
नहीं बताना, बताइए लास्ट पे क्या सॉल्व करेगा। 2 1 अगेन पे सर 664 की जगह 3 टोटल करो, कंक्लूजन लिखे नहीं, कंक्लूजन 6 9 6 9 4 5 6 9 4 5 2 8 7 1। कंक्लूजन लिखे। क्या पूछ क्या रहा था, ईओक्यू से सेविंग हो रही है, पूछ रहे कितनी डिटरमिन करें सेविंग, बता रहा है वो सेविंग शायद हो रही है, वो कहता है डिटरमिन करें कितनी हो रही है, डिफरेंस लेना पड़ेगा। सेविंग बाय ईओक्यू, by adopting EOQ, by adopting EOQ stock measurement policy, ये कितना अप्रोक्सीमेटली 3379 सेविंग वैसे है भी, डिफरेंस इज सेविंग, difference is saving because EOQ is less, difference because EOQ is less is saving। ये सेंटेंस बनाया करें जी, कहना फिगर्स में अगर राउंडिंग ऑफ की वजह से इश्यूज आ रहे हैं तो इग्नोर करके आगे बढ़ के मुकाएं काम। नेक्स्ट पेज ढूंढे हॉकी लिमिटेड, नहीं चेक कर ले फिगर अगर कोई गलत है तो बता दो। जिन्होंने कर लिया अगर हॉकी लिमिटेड पढ़े, नेक्स्ट पेज कौन सा पेज नंबर क्या 273 पढ़े, पेड़ा पढ़े मुकाएं काम। Any confusion? Aroma herbs, rounding of issues, resolved है जर्नलिस्ट। क्या ढूंढ रहे हैं बैग में, कुछ नहीं ढूंढ रहे, सवाल पढ़। इस नाम से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी, ये कर ले शुरू, एक दफा बता दे कर लिया सबने कर लिया। और अरोमा ना कर रहे हैं ना बता रहे हैं, मिली जुली कैफियत है, शायद हो गया शायद ना हुआ, कुछ कह नहीं सकते।